दर्शकों नमस्कार, दिल दिल्ली देश में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम आरएनए रियल न्यूज एनालिसिस। मैं हूं सुधीर राघव और आज हम चर्चा कर रहे हैं देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी पर और बेरोजगारी की वजह से आत्महत्याओं के जो आंकड़े हैं वो बहुत ही चिंताजनक हैं। इस गंभीर विषय पर, इस गंभीर मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेंद्र मिश्रा और दिल्ली के जाने माने पत्रकार हैं जो आर्थिक और युवाओं के मामले के विशेषज्ञ हैं। तो पुष्पेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएनए में। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। बताइए कि जो अभी संसद में बताया गया पिछले 10 तारीख को कि आत्महत्याएं बेरोजगारी की वजह से हुई हैं और बेरोजगारी का जो आंकड़ा है वो भी करोड़ों में है। तो ये मसला इतना गंभीर है, लेकिन आप देख रहे हैं कि 5 राज्यों के चुनाव भी चल रहे हैं, लेकिन ये ना टीवी पर बहस का विषय है, ना कहीं चुनाव के दौरान ये मामला उठ रहा है। तो आप क्या मानते हैं कि ये कितना गंभीर है मामला? नहीं, बेरोजगारी हमेशा से चुनाव को प्रभावित करने वाला मुद्दा रहा है, बशर्ते वो चुनाव में उठाया जाए, किसी पार्टी द्वारा उठाया। जैसे बिहार में अभी हाल ही में चुनाव हुए थे तो तेजस्वी यादव ने कहा था कि वो 10 लाख नौकरियां देंगे, जिससे उनकी तरफ वोट बैंक काफी बड़ा था युवाओं का। नीतीश कुमार भी उसके साथ ही कुछ 5-6 लाख नौकरियां लेकर के अपने घोषणा पत्र में सामने आ गए थे। तो बेरोजगारी आजादी के बाद से लगातार मुद्दा बना हुआ है। सीएमआई का जो डाटा है वो बता रहा है कि 5 करोड़ 30 लाख लोग दिसंबर 2021 तक जो थे बेरोजगार थे। इसके अलावा वो कह रहे थे कि इनमें 80 लाख महिलाएं ऐसी हैं जो काम ढूंढ रही हैं और उन्हें काम नहीं मिल रहा और जिनके लिए काम ढूंढना बहुत जरूरी है। उन्होंने 2 तरह से बेरोजगारी को इसको बांटा था, एक वो जो सचमुच काम ढूंढ रहे हैं और जो बाकी वो जिन्हें काम मिल जाए। तो इसमें महिलाओं की भी अच्छी खासी संख्या उन्होंने बताई है, 90 लाख महिलाएं भी काम के लिए बैठी हैं, 80 लाख तो बड़ी शिद्दत से ढूंढ रही हैं। तो जो बेरोजगारी का जो संकट है कि विपक्ष ये मामला उठाता है, राहुल गांधी अपना ट्वीट करते हैं या और नेता कहते हैं कि भाई 60 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, लेकिन सरकार की ओर से इस पर चुप्पी है। सरकार की चुप्पी तो समझ में आती है, लेकिन मीडिया का जो मुख्य धारा का मीडिया आप देखेंगे वो भी खामोश है, उस पर कोई बहस इस पर दिखाई नहीं दे रही है। जबकि हिजाब का मुद्दा है, उस पर आप देखेंगे कि बहुत लंबी लंबी बहस चल रही है। अदालतें भी उसे डेली सॉप की तरह उस पर रोज सुनवाई कर रही हैं। तो बेरोजगारी को इस तरह से क्यों मुख्य मीडिया से या मुख्य चर्चा से, मुख्य बहस से बाहर कर दिया गया है? जिम्मेदारी न्यूज चैनल्स की भी है। एक चैनल है एनडीटीवी, राज्यसभा लोकसभा जैसे कुछ जो चैनल है वो इन मुद्दों को लेकर, या ऑल इंडिया रेडियो हमेशा से कोई ना कोई प्रोग्राम आयोजित करते हैं, जिस तरह का प्रोग्राम इनको भी करना चाहिए। दूसरा, हिजाब मुद्दा इसलिए प्रमुखता से अदालतें सुनती हैं क्योंकि एक ज्वलंत मुद्दा है। इस पर देश में दंगे हो सकते हैं। इस पर तात्कालिक प्रक्रिया एक कम्युनिटी की सामने आई है, उसके बाद जगह जगह देश में प्रदर्शन हुए हैं, वो हिंसक ना हो जाएं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुनता है। बेरोजगारी में भी अभी रेलवे की एक भर्ती थी जिसको लेकर 35,000 की ये रेलवे की भर्ती थी, जिसको लेकर 1 करोड़ 25 लाख युवाओं ने आवेदन किया था। उसको लेकर भी पटना और उत्तर प्रदेश में कई जिलों में हिंसा की घटनाएं सामने आई थी। ट्रेन को भी उसमें आग लगा दिया गया था। ऐसा नहीं है कि युवा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, युवा लगातार मांग कर रहे हैं नौकरी की 2 साल से, लेकिन कोविड की वजह से काफी समस्या हुई है क्योंकि 2 साल से रेलवे की बहुत सारी भर्तियां जो पेंडिंग है, एसएससी की बहुत सारी भर्तियां जो पेंडिंग है, उनका अगला टर्म हो ही नहीं पाया है। इसके अलावा जो पीसीएस की भर्ती है वो भी पेंडिंग है, 2 बार उसको स्थगित किया जा चुका है। केवल यूपीएससी की एक परीक्षा है जो रेगुलर आयोजित हुई है, 2-3 बार स्थगित होने के बाद उसके नतीजे आ गए हैं और 2022 का नोटिफिकेशन भी उसका जारी हो गया है। लेकिन यूपीएससी के लिए भी अगर 861 पदों पर वो आवेदन मांगते हैं तो करीब 12 लाख आवेदन उनको मिलते हैं। ये आवेदन पिछले बार 700 कुछ पदों के लिए थे, उससे पहले 600 कुछ पदों के लिए थे, लेकिन आवेदन की संख्या में लगातार प्रतिवर्ष वृद्धि होती चली जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि देश में बेरोजगार कम हो रहे हैं, लगातार लोगों की आयु खत्म हो रही है। कल ही मेरी एक छात्र से बात हो रही थी, वो कह रहा था सर मैंने 6 भर्तियों में आवेदन किया है लेकिन 2 साल से किसी एक की भी मैं परीक्षा नहीं दे पाया हूँ। तो ये वास्तव में राघव जी बहुत दुखद है कि देश इस समय बेरोजगारी में 8.6 की दर से पूरे विश्व में 88वें नंबर पर बना हुआ है, जो कि एक चिंताजनक बात है। बहुत ही ज्वलंत विषय आपने उठाया है जी। और एक जो सबसे बड़ा संकट और जो चलन जो पिछले कुछ वर्षों में पैदा हुआ है, जिसकी वजह से
रोजगार को लेकर चिंताएं और बढ़ गई हैं। वो ये है कि एग्जाम हो जाते हैं, वो लीक हो जाते हैं, फिर से परीक्षाएं दोबारा होती हैं। तो ये एक बार बार का जो क्रम चल रहा है, इसने युवा को और हताश किया है। और आपने जो बताया कि उम्र निकल जा रही है, पेपर परीक्षा नहीं हो पा रही है और नतीजे तो उसके बाद की चीजें हैं। तो क्या ये जानबूझकर बेरोजगार रखा जा रहा है क्या युवाओं को? ऐसे में बेरोजगारी जो है गंभीर संकट पैदा कर सकती है। आप देखेंगे कि पाकिस्तान में क्या हुआ था कि वहां वो सुई से लेके जहाज तक आयात करते थे, यानी अपने निर्माण नहीं हो रहे थे, रोजगार बहुत कम थे। और इसके नतीजे ये निकले कि वहां फिर युवा धीरे धीरे धर्म युद्ध की तरफ बढ़ गया, जिहाद की तरफ बढ़ गया। तो उस तरह की लड़ाइयां जब शुरू कर देते हैं, अब हमारे यहाँ भी देखेंगे कि अभी जो हिजाब विवाद है, तो ये मुद्दा जो है जानबूझकर राजनीतिक मुद्दे बनाए जा रहे हैं। राजनीति इस तरह की जा रही है कि लोगों की रोजगार की बात नहीं करिए, बात धर्म की करिए। वो जो पाकिस्तान में हो रहा था 80 के दशक में, 90 के दशक में, 70 के दशक में, क्या वो भारत में शुरू होता दिख रहा है? क्या इससे कोई खतरा पैदा होता दिख रहा है कि युवाओं को रोजगार मत दो, धर्म की लड़ाई में झोंको? राघव जी, आपकी बहुत गंभीर बात है। वास्तव में ऐसा है कि देश में 6 करोड़ के तकरीबन युवा ऐसे हैं जिनको रोजगार की आवश्यकता है। इनको अगर कोई नई दिशा दे दी गई, जैसे कि आप कह रहे हैं कि हिजाब मसले पर बहुत ज़्यादा समस्या हुई, वो तो एक अलग मसला है, उस पर काफ़ी राजनीति हुई। ओवैसी ने अलग बयान दिए, भाजपा नेताओं ने अलग बयान दिए, दूसरी पार्टियां उस पर अलग अलग बयान देती रहीं। इस तरह के मसले जो धर्म से जुड़ जाते हैं उन पर हम बात ना ही करें तो ज़्यादा ठीक है। हम बात करेंगे कि देश में बेरोजगारी को कैसे खत्म किया जा सकता है। आने वाले समय में जो 35 साल बाद देश में नई शिक्षा नीति आई है, ये बहुत ही इसमें अच्छा रोल अदा कर सकती है। नई शिक्षा नीति में 6वीं कक्षा से हम स्किल की विषयों की ट्रेनिंग बच्चों को देंगे, जिसमें हम बच्चों को सिखाएंगे कि किस तरह से वो नई कौशल को सीख सकते हैं। इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा जी। जब 1987-88 में 90 में जब ये सीबीएसई के साथ जुड़ के आया था, या +2 और इंटर वाला जो अंतर था वो खत्म किया गया था जी। उस दौरान यही दिया गया था कि युवाओं को जो हम स्किल डेवलपमेंट की शिक्षा देंगे जी। और आप देखेंगे कि जो आईआईटी के फिटिंग वगैरह के इस तरह के इंस्टीट्यूट बहुत सारे खोले गए थे। और उसके बाद स्कूलों में 9वीं और 10वीं में कुछ विषय शुरू किए गए थे, जिसमें बागवानी हमने पढ़ा, हालांकि उसके पर नंबर नहीं जुड़ते थे। वो ये था कि स्किल डेवलपमेंट के लिए था। तो जो राजनीतिक तौर पर या नीतिगत तौर पर इस तरह की बातें तो होती रही हैं, लेकिन स्कूलों में इस तरह से करने से कोई स्किल डेवलपमेंट हो जाते हैं वो नहीं है, क्योंकि अंततः उस स्किल का इस्तेमाल करने के लिए जो निवेश चाहिए, जो क्षमता चाहिए, वो सभी परिवारों में नहीं होती है। वो चाहते हैं कि बच्चा अपना कहीं रोजगार में लग जाए। आप स्किल डेवलपमेंट के नाम पर ये कह रहे हो कि अपना रोजगार खुद पैदा करें। आप इस तरह से मैनेजमेंट आपने इंस्टीट्यूट खड़े किए कि खुद रोजगार पैदा करने वाले। अब उनकी हालत ये है कि नोएडा में हर साल 1 लाख से ज्यादा इस तरह के बच्चे तैयार होने लगे। इस मामले में मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। दिल्ली एक राज्य है जिसने इस मामले में इसकी यूनिवर्सिटी बनाई है। दिल्ली सरकार ने एक स्टार्टअप प्रोग्राम शुरू किया है, बिजनेस ब्लास्टर, जिसमें वो छात्रों को 2000 रुपये सीड मनी देकर कोई स्टार्टअप करवा रहे हैं और छात्र उससे अपना कोई भी एक कौशल जिसमें उनको रुचि होती है उसमें वो काम करते हैं और वो रोजगार देने वाले बच्चे भविष्य में चलकर बनेंगे। इस तरह की तैयारी उनको कराई जा रही है। स्किल यूनिवर्सिटी में उसके बाद उनका दाखिला हो जाएगा, वहाँ वह अपने रोजगार को जो भी उनका विषय है उसमें और आगे बढ़ सकते हैं। अगर अन्य राज्य सरकारें भी दिल्ली की तरह ही पहल करेंगी तो नई शिक्षा नीति को वो धीरे धीरे अगर अपनाएंगी तो इसमें देश को बेरोजगारी से कुछ हद तक जरूर राहत मिलने की पूरी उम्मीद है। दूसरी बात मैं करूंगा कि बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बीमारू राज्यों में है। अगर उत्तर प्रदेश और बिहार की हम बात करें, बंगाल की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, इन राज्यों से निकलने वाले युवा महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, उत्तराखंड, पंजाब कहीं कहीं भी जाकर के ये नौकरी ढूंढते हैं, क्योंकि उनको उनके राज्यों में रोजगार नहीं मिलता है। अगर कुछ कंपनियां, कुछ उद्योग, कुछ फैक्ट्रीज इन राज्यों में लगाई जाएं तो जहां जनसंख्या अधिक है, जैसे उत्तर प्रदेश में 35 करोड़ जनसंख्या है, अगर यहाँ पे कुछ इस तरह से बड़े शहर हैं, 80 जिलों में अगर
80 फैक्ट्रियां यहाँ लगा दी जाएं, तो मुझे लगता है कि कई लाख युवाओं को वहाँ खपाया जा सकता है, उनको रोका जा सकता है दिल्ली जैसे जगह पे जाने से या कहीं ऐसी जगह जहाँ पे उनको नौकरी मिलती है। मेरा सुझाव यही है कि राज्य सरकारों को कौशल विकास केंद्रों की तरफ ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। साक्षर तो देश में इस समय 33 करोड़ युवा हैं जो नर्सरी से लेकर हायर एजुकेशन तक पंजीकृत हैं। अब इसमें से एक हिस्सा प्रतिवर्ष पास आउट होकर कॉलेज के बाहर चला जाता है, मतलब यूनिवर्सिटी लेवल से वो बाहर निकल जाता है। क्या हम प्रतिवर्ष उसको ये नौकरियां दे रहे हैं? एक जैसे दिल्ली राज्य को ही हम देख लें तो दिल्ली में क्या किया है, पिछले 7 साल की सरकार इनकी अभी हाल ही में पूरी हुई है, सिर्फ 3200 सरकारी नौकरियां इन्होंने लोगों को प्रोवाइड कराई हैं। ये 2-3 दिन पहले ही एक खबर में आंकड़ा सामने आया है। तो अगर राज्य सरकारें कोविड का बहाना बना के, जीएसटी का बहाना बना के, या कोई नोटबंदी का बहाना बना के, या पेपर लीक हो गया इसका बहाना बना के, कोई भी समस्या करके लगातार नौकरियों को अगर टालती जाएंगी। रेलवे देश में सबसे बड़ा रोजगार देने वाला एक संगठन है। अगर रेलवे लगातार भर्तियों को टालता रहेगा, या एसएससी जो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सारी भर्तियां करता है, अगर वो लगातार भर्तियां टालते रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि युवा ओवर एज हो रहे हैं, उनकी नौकरी की उम्र निकल रही है, उनको उसमें कोई छूट नहीं मिलने जा रही, क्योंकि उनकी जगह पे दूसरे नए बच्चे जो यूनिवर्सिटी से निकल के आ रहे हैं वो जगह ले रहे हैं। तो इसमें जाहिर सी बात है जो ये 3 साल की एक पीढ़ी मैं जिसको कहूँगा कोविड और कोविड के बाद वाली, तो ये 2019-20 से लेके 21-22 तक के जो युवा आए हैं, ये आगे चल के भविष्य में जरूर बहुत बड़ा संकट पैदा करेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा एक करेक्शन करना चाहूंगा। डाटा है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। ILO का जो डाटा है वो ये साफ बता रहा है कि 2017 के बाद से स्थितियां देश में बिगड़नी शुरू हो गई थी। जो बेरोजगारी की दर 3.4% थी वो बढ़नी शुरू हो गई थी, 3.5 हुई, 6 हुई, इस तरह से जब धीरे धीरे बढ़ रही थी। 19 के बाद कोविड आता है, लेकिन 19 तक आते आते वो स्थिति जो है, जो ट्रैक जो है वो ढलान की तरफ जाना शुरू हो जाता है, यानी बेरोजगारी बढ़नी शुरू हो जाती है देश भारतीय अर्थव्यवस्था में। यही कारण है कि 2018 से 2020 तक जो सुसाइड हुई है, छात्रों की जो आत्महत्याएं हुई हैं, उनका आंकड़ा 9000 से ऊपर चला है। हाँ, 9100 कुछ छात्रों ने आत्महत्या की है, ये भी ILO का ही आंकड़ा है। हाँ, रोजगार जाने और बेरोजगारी की वजह से। और दूसरे नंबर पर बैंकरप्सी को रखा गया है, जो अभी सदन में अपने गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 10 फरवरी को बताया था। उसमें यह कि बैंकरप्सी जो है उसकी वजह से और बेरोजगारी की वजह से सबसे ज्यादा सुसाइड हुए हैं देश में। तो उसकी कारण कोविड को वो बता रहे हैं, लेकिन कोविड से पहले जो सरकार के फैसले थे, जैसे GST बहुत उद्योग क्षेत्र को रास नहीं आया, नोटबंदी के दौरान आप देखेंगे कि बड़े पैमाने पर, जिसमें 6 लाख यूनिट बंद होने का तो सरकार मानती है खुद, और इसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करती है। और आप दूसरा ये देखेंगे कृषि क्षेत्र, जो पूरे कृषि आंदोलन के दौरान जो बात उठी कि कृषि क्षेत्र जो है दुनिया में सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करता है, देश में भी, हमारे देश में भी। किसी जमाने में हमारी 80% आबादी इसी पे डिपेंड थी। अब वो सारी आबादी छोड़कर जो अब 50% के आसपास रह गया है, जो कृषि आधारित लोग हैं हमारे, जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर टिके हुए हैं, वो 60-65 करोड़ लोग अभी भी जो है कृषि पर आधारित जीवन शैली व्यतीत कर रहे हैं। हाँ, तो 50% हो गया है, और ये जो बाकी का 50% बोझ है ये शहरों में आया है, इसे रोजगार चाहिए। ठीक है, कुछ इंडस्ट्रियां बनी हैं। आप इंडस्ट्री में अभी भी कहा जा रहा है कि जो जॉब है, जो 10,000 से नीचे की जॉब है, कहते हैं वो काफी है, 10,000 तक की जॉब है, जिसमें पैकिंग है और आपका जो है कुरियर वाली व्यवस्था है, या घर घर खाना पहुंचाने की व्यवस्था है। इसमें डिमांड तेजी से बढ़ रही है। जब इसको बाइफरकेट करते हैं हम सारी इसको बेरोजगारी को, तो पता चल रहा है कि 10-12 हजार की नौकरियां देने के लिए सब राजी हैं। और ये जो छोटी छोटी स्किल डेवलपमेंट बता रहे हैं, इससे भी 10-12 हजार वाली नौकरियां ही निकलेंगी। बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि लोग जो है, जब उन्हें अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है ठीक से, तो वो नौकरी करना भी नहीं चाह रहे। इसका एक मैंने जो डाटा बताया था, जो 530 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, उसमें 2 करोड़ से ज्यादा लोग इस तरह के बेरोजगार हैं जो वेट कर रहे हैं कि उन्हें अच्छी मिलेगी तब करेंगे। बाकी जो है ऐसे हैं जिन्हें का कुछ भी मिल जाए उन्हें करना, क्योंकि उनकी जीवन तभी चलेगा, जान तभी बचेगी जब उन्हें कोई रोजगार मिल जाता है। एक चीज और जो डाटा संसद में बताया गया, मैं
और रखना चाहूंगा कि पिछले 2 साल में ही 18 के बाद से, कोविड का भी इसमें पूरा काल है, योगदान है, उसमें जो है 84% लोगों की, देश के भारतीयों की आय जो है वो कम हुई है। और एक इसी में एक डाटा मैं और देना चाहूंगा कि जो सरकार ने खुद माना है कि जो गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं, बिलो द पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं, उसमें 4,60,00,000 लोगों की संख्या का इजाफा हुआ है कोविड की वजह से, जिनकी नौकरियां छूट कोविड ही नहीं, वो आप देखिए जब आपकी पहले जो मैं बता रहा हूँ 6 लाख यूनिट बंद हुई हैं, है ना, और वो उस बंदी का असर जो है आम जनजीवन पर नहीं पड़ा हो, लेकिन उसने बहुत से लोगों की आय खत्म कर दी, बहुत से लोगों को बेरोजगार कर दिया। 6 लाख यूनिट अगर स्मॉल स्केल भी है, मान लीजिए वो 1-20 से लेके वो 100-150 तक को रोजगार दे रही है ना, कुटीर है, मध्यम में तो वो और ज्यादा को दे रही होगी, वो 500 तक को दे रही होगी। तो आप लगा लीजिए कि 6 लाख से जब मल्टीप्लाई करते हैं आप इनको, तो ये कुल 40-50 लाख तक तो पहुंचती है ये संख्या भी। तो आपके एक झटके से फैसले ने ये बेरोजगारी बढ़ाई, और आपको महसूस इसलिए नहीं हुआ आम लोगों को कि वो जो चीज उत्पादन कर रहे थे वो उसका आपका इंपोर्ट बढ़ गया। आप अगर चीन के साथ अपना भुगतान संतुलन देख लें तो वो डगमगाया हुआ है, वो चीन की तरफ झुक गया है, क्योंकि आपका आयात लगातार बढ़ा है पिछले सालों में। हालांकि हमारे रिश्ते खराब हुए हैं, लेकिन वो बढ़ा क्योंकि हमारी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी, हमने उसकी कमर तोड़ दी, उसको हमने खत्म कर दिया। इसी तरह से आप ये देखिएगा कि मैं एक और डाटा का अध्ययन कर रहा था, वो था हमारा जो है, जो भारत सरकार ने जो नारा दिया, जो मोदी जी का एक बहुत फेमस नारा है डिजिटल इंडिया का। डिजिटल इंडिया में हमारी जो कंपनियां थी 2013-14 का मैं डाटा देख रहा था, 2013-14 का, तो जो मिल्क कंपनियों के नाम से हमारी डिजिटल जानी जाती थी, जिसमें माइक्रोमैक्स था, इंटेक्स था, लावा था, ठीक है, और कार्बन था, इनका मार्केट शेयर 35% था। 2012-13 में मार्केट शेयर 35% था। और मोबाइल में मैं बात कर रहा हूं, जो स्मार्टफोन मोबाइल में जो था, पूरे मोबाइल में, और ये उम्मीद कर रही थी कि हम 15-16 का जो वित्त वर्ष आएगा, हम 50% मार्केट पे हम होंगे। लेकिन हुआ क्या, उसमें बीच में नोटबंदी आई, तो इनका जो सारा काम कुटीर में चल रहा था उस पर संकट आया। उसके अलावा ये हुआ कि डिजिटल इंडिया का जब नारा दिया गया कि आप फोन से पे भी कीजिए और बहुत ही आधुनिक तरह के मोबाइल का इस्तेमाल कीजिए, इस तरह की प्रोग्रामिंग चाहिए, तो लोग उसकी तरफ दौड़े। उधर चीन ने अपने सस्ते मोबाइल बाजार में डाल दिए, तो ये कंपनी आज बाहर हो गई। अब स्थिति ये है, 2020 का मैं इनका जब डाटा देख रहा था तो 1% से भी कम है, 0.67 या कुछ ऐसा परसेंट का मार्केट शेयर इनका स्मार्टफोन में बचा है। तो बहुत दुखद है। तो इसने रोजगार खत्म किया होगा, है ना। आपने उनको मतलब आपका जो बच्चा बड़ा हो रहा है, बछड़ा जो बड़ा हो रहा है, आपने वो बाजार खोल के उसे सांड की लड़ाई में धकेल दिया। तो बुल्स के बीच में आपने अपने बछड़े को छोड़ दिया कि जाओ भिड़ो इनसे, और वो खत्म हो गया। तो इससे देश की सेहत पर, आर्थिक सेहत पर असर पड़ा, रोजगार पर असर पड़ा। और वहीं आप दूसरी ओर देखेंगे कि मैं मुकेश अंबानी की जो थी आय का भी मैंने अध्ययन किया, तो पता चल रहा है कि वो करीब 10,000 करोड़ डॉलर की ओर बढ़ रही है, यानी 7 लाख करोड़ की वो आय जो है वो होने जा रही है। और ये आप देखेंगे कि ये 1860 करोड़ थी 2014 में सिर्फ, और 5 से 6 गुना आय बढ़ गई है इतने साल में ही। मतलब नेटवर्थ की बात कर रहा हूं मैं इसमें, तो नेटवर्थ 5 से 6 गुना बढ़ गई है पिछले 6-7 साल में, यानी 100% का ग्रोथ है वहां पर। नहीं, गवर्नमेंट जो भारत सरकार जिसको हम कहेंगे, गवर्नमेंट मुकेश अंबानी है या कुछ और अडानी है, कुछ ऐसे जो उद्योगपति हैं, उनको गवर्नमेंट ने बहुत बड़े पैमाने पर अपनी चीज़ों के ठेके दिए हैं। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री इस समय बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रही है, क्योंकि जियो मोबाइल के जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई। देश में एकदम से क्रांति सी आ गई, छोटे छोटे बच्चों के पास फ़ोन में जियो की सिम है। इस तरह से उनकी पेट्रोल पंप भी जो पिछले 4-5 साल से बंद थी, जब मोदी यूपीए की सरकार थी उसमें बंद थी, जब मोदी सरकार आई तो वो सारे पेट्रोल पंप खोल दिए गए। इसके अलावा वो और भी बहुत सारे बिजनेस में अपना पैसा लगातार लगा रहे हैं, जिसको सरकार उनको सब्सिडाइज कर रही है, जो भी है।
हाँ, वो सारी चीजें चलती रहेंगी, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है वो देश में बेरोजगारी की समस्या है। और बेरोजगारी की समस्या इतनी गंभीर और इतनी बड़ी है कि वो अब जान लेने लग गई है। वो अब लोगों की जान ले रही है। बहुत सी, मैं देख रहा था कि नोएडा में आत्महत्या के मामले लगातार खबरें आती हैं। एक टाइम तो अभी कुछ महीने पहले ऐसा था, आप कुछ 4-5 महीने पहले देखेंगे कि 7-7, 8-8 आत्महत्याओं के मामले एक दिन में आए हैं। और उनमें से ज्यादातर की वजह, 4 से 5 तक की वजह ये थी कि रोजगार छूट गया है। काम करते थे किसी आईआईटी फर्म में, किसी ऐसी फर्म में, और वो अब उनका छूट गया है, मकान की किस्त देनी है। हाँ, और चीजें। इसको हाँ, मैं कहूँगा कि राघव जी, अगर आप अपने घर छोड़कर, जैसे आप रोहतक से आते हैं, दिल्ली में आते हैं, तो दिल्ली में आपको किराए पे रहना पड़ेगा। अब या कोई भी आदमी पटना से आ रहा है या कानपुर से आ रहा है, तो दिल्ली में उसका अगर अपना घर नहीं है तो किराए पे रहेगा। किराए पे रहेगा तो उसका किराया मकान का देगा, उसका बिजली बिल देगा, पानी का बिल देगा, जो बाकी उसकी आने जाने के परिवहन के खर्चे हैं वो वहन करेगा, खाने पीने का सामान जो भी उसे लेना है वो उसको पैसे से ही आएगा। तो एक तरह से जो पूरी गृहस्थी बाहर चलती है, अगर आप परिवार के साथ हैं तो वो 10-20 हज़ार रुपये महीने का खर्चा होता है, जो एक नौकरी से ही पूरा किया जा सकता है। अगर एक सीमित आय का स्रोत उसके पास नहीं है प्रति माह में, तो ये समस्या हो जाती है। अगर नौकरी छूट गई कोविड के बाद, 6 महीने तक नौकरी नहीं है, जो भी उसने संचय किया था धन अपना, वो सारा धन खर्च हो गया, लोगों से उधार मिलना भी बंद हो गया, तो ऐसे समय में उसके पास अवसाद, तनाव, अकेलापन और नकारात्मक विचारों के सिवाय और कुछ बचता नहीं है। इसलिए अगर रोजगार उसे मिलता है तो वो उसके लिए एक संजीवनी का काम करता है। अंततः हमें इस बात पर सबको सहमत होना चाहिए जी कि प्राइवेट सेक्टर के भरोसे सरकार रही कि ये रोजगार पैदा कर देगा। उसने जो घोषणाएं की कि 20 लाख करोड़ हम इधर दे रहे हैं, है ना, पैकेज जो घोषित किए कोरोना के टाइम में, हाँ, कोरोना काल में, या कोविड पैकेज घोषित किए, वो योजना पूरी तरह से फेल हो गई, वो नीति पूरी तरह से फेल हो गई, वो असफल रहा। ये डाटा बता रहा है, सरकार के अपने डाटा बता रहे हैं, लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर के भरोसे में नहीं रहा जा सकता। ये शुरू से कहते आए विद्वान, जितने जो आर्थिक विद्वान है, ठीक है, मैं सर मार्क्स की बात ही नहीं करता, केंजे भी कहते हैं, है ना, तो केंजे भी कहते हैं कि जब प्राइवेट सेक्टर के भरोसे पे समाज को नहीं छोड़ा जा सकता, सरकारों को हस्तक्षेप करना होता। सरकार जो है जनहितैषी नीतियां लाने के लिए होती हैं। बाजार को आप खुला छोड़ दीजिए, लेकिन एक सीमा के बाद सरकार को हस्तक्षेप करना है ना। तो लेकिन हम पूरी तरह से बाजार को खुला छोड़ रहे हैं, हम रोजगार पैदा नहीं करना चाह रहे, रोजगार प्राइवेट सेक्टर के भरोसे छोड़ रहे हैं। आदर्श स्थिति यह होती कि प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ सरकार भी रोजगार पैदा करती बड़े पैमाने पर। तो होता यह कि प्राइवेट सेक्टर और दोनों के बीच जाने के लिए कंपटीशन होता, जैसे 90s में हुआ था। तो प्राइवेट सेक्टर सरकारी नौकरियों से ज्यादा पैसा देने लग गए थे। हमने देखा है 90 वो स्वर्ण युग था प्राइवेट सेक्टर के लिए, कि 90 के जब दशक अंतिम दशक की ओर बढ़ रहा था, तो इस तरह के चीजें सिनेरियो बन रहा था कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो ज्यादा पैकेज दे रहा था और लोग सरकारी नौकरी छोड़ कर आ रहे थे। वजह यह थी कि बड़े पैमाने पे सरकारी नौकरियां भी निकलती थी और प्राइवेट भी निकलती थी, तो एक कंपटीशन था, वहां सैलरी पैकेज अच्छे थे। अब प्राइवेट सेक्टर को भी लग रहा है कि ये सब हमारे ही भरोसे हैं। तो अब आप देखेंगे कि शुरू में जो मैनेजमेंट के पैकेज थे बहुत बड़े बड़े आ रहे थे, इंजीनियरिंग के पैकेज बहुत बड़े बड़े आ रहे थे, अब पिछले 10 साल में उसमें बड़ी गिरावट है। तो ऐसी स्थितियां बन जाएंगी अगर सरकारें जो हैं अपनी जिम्मेवारी से भागेंगी, हस्तक्षेप नहीं करेंगी। अटल जी ने कहा था कि सरकार का काम व्यापार करना नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन सरकार का काम लोगों की, अपनी जनता के हितों की रक्षा करना तो है। वो उसे चारे की तरह जो है एक सेक्टर के आगे नहीं डाल सकती, कि आप पूंजीपतियों के आगे नहीं डाल सकती अपनी जनता को, क्योंकि एडम स्मिथ ने भी कहा है कि अगर जब कोई काम नहीं है देने को, तो सरकार को ये चाहिए कि वो सिर्फ गड्ढे खुदवाए और भरवाए ताकि लोगों को रोजगार मिलता रहे। नहीं राघव जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कई राज्यों ने बेरोजगारी भत्ता इसीलिए शुरू किया है, वो बेरोजगारी भत्ता युवाओं को दे रहे हैं जिनके पास रोजगार नहीं है और उन्होंने डिग्री हासिल कर ली है। इसके अलावा मैं भर्तियों की बात करूं तो जो भी भर्तियां निकलती हैं राज्य सरकारों द्वारा वो इस समय बहुत कम है। नोटबंदी के बाद से ये समस्या बहुत ज़्यादा हुई है, जब से आप कह रहे हैं MSME और SME जो है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, वो नोटबंदी की वजह से खत्म हुई है। जो रियल एस्टेट का पूरा वर्ग है
वो नोटबंदी से पूरा उथल पुथल हो गया है। मुझे नहीं मालूम कि कितनी बड़े पैमाने पर वहां भ्रष्टाचार था या नहीं था, लेकिन सरकार चाहती थी कि काला धन बाहर निकले और सारा व्हाइट धन हो, जो सबकी नजर में हो कि इतना पैसा इस चीज में लग रहा है, ट्रांसपेरेंसी आए। लेकिन वो ट्रांसपेरेंसी की जगह पर अनएम्प्लॉयमेंट ने सर उठाया और बहुत सारी कंपनियां, उद्योग धंधे बंद हुए और लोग बेरोजगार होते चले गए। एक आंकड़ा है जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिनेवा की, वो कह रही है कि 2023 तक 207 मिलियन लोग जो है पूरे विश्व में बेरोजगार होंगे, जो कि एक बड़ी समस्या है। क्या हम इससे निपटने के लिए तैयार हैं? कोविड के बाद हम लगातार उभर रहे हैं, तो आने वाले वर्ष में हमें उम्मीद है कि आने वाले वर्ष में नई भर्तियां निकलेंगी। देखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है और उम्मीद भविष्य के सपने काफी सुनहरे हैं। जो भविष्य में रोजगार का एक जो नया दरवाजा खुलता हुआ दिखाई दे रहा है वो है नासा का आर्टेमिस मिशन, जो मानव बस्ती बसाने जा रहा है चांद पर, और फिर मंगल पर नौकरियां निकलेंगी अगली चांद पर। इसमें किसी को शक नहीं करना चाहिए। 2030 के बाद युवाओं को निराश नहीं होना चाहिए, अपनी स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए। और बाकी एक बहुत अच्छी चर्चा पुष्पेंद्र जी के साथ हुई है। उन्होंने इस समस्या के बारे में बारीकी से बताया है, जो हो रहा है उसके बारे में बताया है। उम्मीद है कि आपको ये चर्चा उपयोगी लगेगी। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी और विषय पर। पुष्पेंद्र जी, धन्यवाद।